नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज चुके हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। क्या ईरान में फिर से हिंसा भड़क उठी है? क्या खामेनेई के खिलाफ सड़क पर बगावत शुरू हो गई है? ईरान के अंदरूनी हालात खामेनेई के खिलाफ हैं तो बाहर ट्रंप ने तख्ता पलट के लिए नया चक्रव्यूह रच दिया है। बड़ी खबर यह है कि इस समय अमेरिका के 2 पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर तेजी के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद अब यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन भी ईरान की तरफ भेज दिया गया है। अमेरिका से रवाना यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन का लाइव ट्रैकर भी ऑफ कर दिया गया है। यानी ये अभी कहां है और किस वक्त ईरान के पास स्ट्राइक पोजीशन पर तैनात होंगे, इसका अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल हो रहा है। उधर जॉर्डन में भी अमेरिकी बेस पर हलचल तेज हो गई है। अमेरिका के 12 F-15 फाइटर जेट ईरान पर स्ट्राइक के लिए तैयार है। पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर करीब 5 C-17 ग्लोब मास्टर जॉर्डन में उतरे हैं। ट्रंप ने ईरान की तरफ जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं, उन दोनों से ही परमाणु हमला किया जा सकता है। तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच एटमी जंग की नौबत आ सकती है? क्या ईरान अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से एटम बम निकाल सकता है? देखिए ये रिपोर्ट। क्या खामेनेई के खिलाफ बगावत की आग फिर भड़क गई है? क्या ईरान में फिर मस्जिदों में आगजनी शुरू हो गई है? क्या प्रदर्शनकारियों पर फिर गोलियों की बौछार हो रही है? क्या गुस्साई भीड़ ने फिर खामेनेई की फोर्स को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया है? क्या ईरान में मरने वालों का आंकड़ा 30,000 पार कर गया है? मौत के जो आंकड़े बताए गए हैं वो झूठ हैं। वे कहते हैं कि 12,000 लोग मारे गए। ये पूरी तरह गलत है। उन्होंने 30,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। अब तुमसे कोई बातचीत नहीं होगी। अब हम तुमसे जनता के साथ आने की अपील भी नहीं करेंगे। मैं ईरान की मिट्टी की हर इंच की कसम खाता हूं, हम तुम्हारे साथ जो करेंगे वो ईरान के इतिहास में दर्ज होगा। हम तुम्हें बहुत जल्द दिखाएंगे। हम कोई दया नहीं दिखाएंगे। हम तुम्हें ऐसी मौत दिखाएंगे जिसकी तुमने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। ईरान में पिछले 2 हफ्ते से इंटरनेट बंद करके खामेनेई की फोर्स क्या कर रही है? तेहरान से लेकर इस्फहान तक अभी कैसे हालात हैं? खामेनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों को क्या अल्टीमेटम दिया? ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन है, जो इस समय अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ फुल स्पीड में ईरान की तरफ बढ़ रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके हमलावर दल मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट तक पहुंच चुके हैं। 25 जनवरी तक ये पूरा स्ट्राइक ग्रुप ईरान के पास उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां से खामेनेई के हर अड्डे पर धमाके किए जा सकते हैं। अब अमेरिका से एक और पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर को देखिए। ये है यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन, जो पिछले हफ्ते अमेरिका के पूर्वी तट से ईरान की तरफ से रवाना हुआ है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन का ट्रैकर बंद है, यानी ये अभी कहां है, मिडिल ईस्ट से कितनी दूर है, किसी को कुछ नहीं पता। AF-35 जैसे खतरनाक फाइटर जेट इससे उड़ान भरकर बिना ईरान के एयर स्पेस में घुसे तेहरान पर भयंकर तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका के ये दोनों युद्धपोत न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मन पर परमाणु हमला करने में सक्षम है।
यानी अगले 5 दिन में ईरान अचानक 2 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के सामने आ सकता है। Well, look, I think the U.S. should be taking every step possible to end this regime. The Ayatollah Khamenei hates America. He regularly leads massive mobs chanting death to America. In fact, every year in Iran, they celebrate as a holiday Death to America Day. It's the anniversary of the Iranian Revolution. ईरान के खिलाफ ट्रंप ने अपना वॉर प्लान एक्टिवेट कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जॉर्डन में नए F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट तैनात कर दिए। F-15E स्ट्राइक ईगल को दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक फाइटर जेट्स में गिना जाता है। F-15E स्ट्राइक ईगल को मल्टी रोल फाइटर कहा जाता है। दुश्मन के जेट हो, टैंक हो या फिर बंकर, सभी तबाह कर सकता है। F-15E ने अफगानिस्तान और इराक जैसे बड़े अभियानों में कई अहम भूमिका निभाई थी। ये सिर्फ हवा में ही नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद टारगेट्स को भी सटीकता से तबाह कर देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कम से कम 4 से 5 अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर विमान भी जॉर्डन में उतरे। इन एयरक्राफ्ट के जरिए हथियार, सैन्य उपकरण और सैनिक लाए गए हैं ताकि नए F-15E लड़ाकू विमानों को सपोर्ट दिया जा सके। हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया बेस पर भी हलचल बढ़ गई है। B-2 और B-52 बॉम्बर स्टैंड बाय मोड पर है। ये कभी भी ईरान की तरफ कूच कर सकते हैं। ये बॉम्बर अपने साथ परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। उधर इजराइल ने अभी अपने एयर डिफेंस की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इजराइल ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि वो ईरान की कम से कम 700 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। उधर ईरान ने भी अपनी मिसाइलों को धार देना शुरू कर दिया। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में खुरमशहर 4, सेजल, इमाद, फतेह 2, गदर 110 और हजकोसम जैसे घातक और विनाशकारी मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें लाल सागर को पार करने और इजराइल के प्रमुख शहरों और मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। जून 2025 को इजराइल के साथ हुई 12 दिन की जंग में ईरान दुनिया को अपनी मिसाइल ताकत दिखा चुका है। बारह दिनों की इस जंग में ईरान ने तेल अवीव से लेकर हाइफा समेत इजराइल के सभी शहरों को दहला दिया था। बारह ही दिन में ईरान ने इजराइल में ऐसी तबाही मचाई थी कि जंग की शुरुआत में ईरान को सरेंडर करने की धमकी दे रहे ट्रंप को बीच में आकर सीज़फायर करना पड़ गया। ईरान ने इस बार फिर साफ कर दिया है कि अगर उस पर अमेरिका ने हमला किया तो वो अमेरिकी बेस के साथ साथ पूरे इजराइल को मिसाइल से धुआं कर देगा। ईरान की इस धमकी का असर भी दिख रहा है। इजराइल में ईरानी हमले को रोकने की तैयारी तेज हो गई है। नेतन्याहू धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने कोई ऐसी हिमाकत की तो अंजाम बुरा होगा। अगर ईरान कोई गलती करता है और हम पर हमला करता है तो हम ऐसी ताकत से जवाब देंगे जिसे ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। कोई नहीं जानता कि ईरान का भविष्य क्या होगा, लेकिन एक बात साफ है, जो भी हो ईरान फिर कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा वो पहले था। उधर ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि अगर ईरान ने उनके सैनिकों को नुकसान पहुंचाया तो फिर उसका विनाश कोई नहीं रोक सकता।
tell. Iran says that it will retaliate in the instance of U.S. strikes against U.S. assets in the Middle East. What do you say to U.S. service members about why it's worth the risk to intervene in Iran? Yeah, Iran said that the last time I blew them up with the nuclear capability, which they don't have any longer. So Iran said that the last time. They better behave. ट्रंप बार बार ईरान पर हमला करने का इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ना तो आसान है, लेकिन उसे जीतना उतना ही मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान के पास 400 किलो संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। ईरान इतने यूरेनियम से 8 परमाणु बम बना सकता है। ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम चाहिए। हिरोशिमा में गिराया गया लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम में 80% संवर्धित यूरेनियम है। फिलहाल ईरान के सामने पहली चुनौती अंदर के हालात से निपटना है, क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि ईरान में खामेनेई के खिलाफ बगावत की आग फिर भड़कने लगी है। ये ईरान के अहवाज की तस्वीरें हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने पहले रोड पर आगजनी की, फिर ऊपर लगे खामेनेई के पोस्टर को फाड़ दिया। खिताब मन बे अली खामेनेई रहबर रजीम इश्गालगर तुम ईरान विरोधी अपराधी हो। तुम्हारे पास न कोई सम्मान है न इंसानियत। तुम्हारे हाथ हजारों ईरानियों के खून से सने हैं, बच्चों का खून, युवाओं का खून, बेगुनाहों का खून। तुम्हारा शासन और तुम्हारे सारे भाड़े के लोग, तुम्हारे द्वारा बहाए गए खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा, बिना किसी अपवाद के। हम न माफ करेंगे, न भूलेंगे, न पीछे हटेंगे। जैसे नाजी अपराधियों पर मुकदमा चला और उन्हें सजा मिली, वैसे ही तुम और तुम्हारे साथी भी ईरानी राष्ट्र की अदालत में मुकदमे का सामना करोगे और सजा पाओगे। तुम्हारा अंत अपमान है, हमेशा की शर्म है। कोई अपराध बिना जवाब के नहीं रहेगा। तुम्हारा नाम दर्ज हो चुका है सभी कमांडरों, अपराधियों और साथ देने वालों के साथ। भागने का कोई रास्ता नहीं है, छिपने की कोई जगह नहीं होगी। ईरानी जनता के हत्यारों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। नाम तो सब्त शुदा است. नाम तमाम आमिरान, आमिलान व हमदस्तानत। दावा किया जा रहा है कि ईरान में खामेनेई विरोधी फिर से सड़कों पर निकलना शुरू हो गए हैं। ये लोर देगान की तस्वीर है, जहां एक सुरक्षा बलों की गोली में मारे गए एक शख्स के जनाजे में खुलेआम शाह हुकूमत का झंडा लहराया गया। ईरान से आई एक और तस्वीर देखिए, जिसमें सड़क पर बवाल हो रहा है और रोड के बीच में एक शख्स कुर्सी पर बैठा है, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है। खामेनेई विरोधियों ने ईरान के सरकारी टीवी को हैक कर दिया। उस पर रजा पहलवी का संदेश दिखा दिया गया। बे अली खामेनेई रहबर रजीम इश्गालगर ईरान است। ईरान की महान जनता, मेरे बहादुर बच्चों, मेरी शोक में डूबी लेकिन अडिग बहनों और भाइयों, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी दृढ़ता ने इतिहास बदल दिया है। तुम आजादी की अगली पंक्ति में खड़े हो और हम इस शासन के अंत के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। ईरान के सबसे अच्छे बच्चों की शहादत का गम बहुत भारी है, लेकिन हम इस गम को जागरूक गुस्से में और खामेनेई और उसके देशी विदेशी एजेंटों के खिलाफ अटूट इरादे में बदल देंगे। तैयार रहो, सड़कों पर लौटने का वक्त आएगा, और भी बड़े पैमाने पर, और भी ताकतवर, और भी दृढ़ संकल्प के साथ, तेहरान को जीतने के लिए, ईरान को वापस पाने के लिए। अंतिम जीत तक ये संघर्ष जारी रखना सिर्फ राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं, बल्कि आजादी के रास्ते के शहीदों और उनके पवित्र खून से किया गया वादा है। هیچ جنایتی بی پاسخ نمیماند. نام تو ثبت شده است. ईरान में मौत को लेकर भी नया दावा किया जा रहा है। मौत का आंकड़ा 30,000 पार बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि खामेनेई की फोर्स विरोधियों पर सीधे गोली मार रही है।
खामेनेई की फोर्स डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चला रही है, एक एक प्रदर्शनकारियों को पकड़ रही है, हिरासत में उन्हें तड़पाया जा रहा है। हम हाल ही में हुए अपराधों के अपराधियों का पीछा और पता लगाने का काम घरेलू अदालतों और अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों के जरिए छोड़ेंगे नहीं। कुल मिलाकर खामेनेई कुर्सी संकट में है। अमेरिका का एक बार सुप्रीम लीडर का तख्ता पलट कर सकता है। खामेनेई और ट्रंप के बीच में टेंशन हाई है। ट्रंप कभी भी अमेरिकी फौज को ईरान पर अटैक का फाइनल ऑर्डर दे सकते हैं। तो दूसरी ओर आतंकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 तो केवल एक ट्रेलर था, लेकिन पार्ट 2 इतना भयंकर होगा जिसकी कल्पना ना तो मुनीर ने की होगी, ना मसूद ने और ना ही हाफिज सईद ने। इस बार भारत के धुरंधर रावलपिंडी में घुसकर मुनीर का काम तमाम कर देंगे और पाकिस्तान से उठाकर हाफिज और मसूद को भारत लाएंगे, क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा भारत के खिलाफ वाटर फोर्स की तैयारी कर रहा है। आतंकियों को नदियों, झीलों, नहरों में तैरने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकियों को स्कूबा डाइविंग सिखाई जा रही है। हाई स्पीड बोट चलाना सिखाया जा रहा है ताकि भारत के खिलाफ पानी के रास्ते टेरर अटैक कर सके। लेकिन आतंकिस्तान शायद ये भूल गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है। भारतीय फौज ने भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। अब बस फाइनल ऑर्डर का ही तो इंतजार है। आतंकियों की ये जो ट्रेनिंग हो रही है, नदियों में हो रही है, झीलों में हो रही है, नहरों में हो रही है। नदी में जाएंगे तो नदी से निकाल कर मारे जाएंगे, झीलों में तैरेंगे तो वहीं समाधि झील में बना दी जाएगी, नहरों में आने की कोशिश की तो लहरों में ही खोकर रह जाएंगे। भारत की फौज की तैयारी ऐसी है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी ऐसी है, कभी भी ये पॉज बटन हट सकता है। बस एक फाइनल ऑर्डर का इंतजार हो सकता है, फिर आतंकियों की कब्र वहीं खोदी जाएगी जहां से ये भारत में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। भारत के खिलाफ भले ही आतंकी वाटर फोर्स तैयार कर लें, आतंकियों को भले ही कितनी भी तैराकी की ट्रेनिंग दे लें, लेकिन ये भारत पुराना वाला भारत नहीं है। भारत का न्यू नॉर्मल पीएम ने सेट कर दिया है। कभी भी स्टार्ट हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। रावलपिंडी में घुसकर मुनीर को मारने का प्लान तैयार। बहावलपुर से मसूद को उठाने की ट्रेनिंग पूरी। लाहौर से हाफिज को उठाने की पूरी तैयारी। काउंटडाउन स्टार्ट, फाइनल ऑर्डर का इंतजार। एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर खुद की भी नहीं सुनता हूं। या आप लिख के ले लीजिए, या आप लिख के ले लीजिए। इंडियन नेवी चीफ ने भी कमिटमेंट दे दी है, कह दिया है लिख के ले लीजिए। ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट है या इसके पीछे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है? परफेक्ट शॉट, परफेक्ट वर्क। कि अपने आंख, अपनी कान, अपना दिमाग खुला रखिए। मूविंग अहेड डिस्पाइट नोइंग द फियर। आपको पता है कि इस राह में चलने में मुझे गड्ढे मिलेंगे, लेकिन वहां चलना है तो चलना है, चलना है तो चलना है, चलना है तो चलना है।
भारत के नौसेना प्रमुख किस परफेक्ट शॉट की ओर इशारा कर रहे हैं? नेवी चीफ आंख कान दिमाग खुला रखने की बात क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, खतरे को नाकाम करके ही रहना है? तो इसे समझने के लिए आपको पहले इस वीडियो को देखना होगा। यह आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग कैंप है, जिसमें आतंकियों को पानी में ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा अब अपनी वाटर फोर्स तैयार कर रहा है। इसके लिए आतंकियों को स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, स्पीड बोट चलानी सिखाई जा रही है, आतंकियों को तैरने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आतंकी हमलों के लिए नदियों, झीलों, नहरों का इस्तेमाल किया जा सके। इस वीडियो में लश्कर का कमांडर रिजवान हनीज और आमिर जिया भी दिख रहा है। झील में हाई स्पीड बोट दौड़ाई जा रही है। बोट को कंट्रोल कैसे करना है ये भी सिखाया जा रहा है। इस बात की तस्दीक खुद लश्कर के आतंकी कर रहे हैं। दहशतगर्द खुलेआम कह रहा है कि लश्कर अब अपनी वाटर फोर्स बना रहा है। एक बड़ी अहम खबर देने जा रहा हूँ, उसको बड़ी जिम्मेदारी से सुने। हाफिज अब्दुल मन्नान साहब डेरा बक्का से बिलोंग करते हैं। मोहतरम जनाब शेख अब्दुल लतीफ साहब के शागिर्दों में से हैं, आलम दीन भी हैं और इन्हीं के ज़ेरे निगरानी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह स्विमिंग की क्लास, तैराकी की क्लास भी सीखी है और इनकी वाटर रेस्क्यू जिला बहावलपुर की जिम्मेदारी है। आप लोगों ने गुज़िश्ता महीने के आखिरी दिनों के अंदर मोटर बोट हैंडलिंग की क्लास की है। खड़े करें हाथ में भाई जिन्होंने मोटर बोट हैंडलिंग की क्लास की है। ये जजमान में और मुख्तलिफ इलाकों में आपने मोटर बोट हैंडलिंग की क्लास की है। शफीक भाई आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस जब से हमें जिम्मेदारी तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 तहसीलों में प्रोग्राम कराया और 135 नौजवानों ने कश्ती कैसे चलाई जाती है वो उसकी तरबियत हासिल की है। तो इंडियन मीडिया पर अभी चंद लम्हे पहले ये खबर चली है कि जमात, हमारी जमात का नाम लिया पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, अब पानी की फौज तैयार कर रही है। अब वो पानी की फौज तैयार कर रही है और जो बाबरपुर में अल्हम्दुलिल्लाह मोटर बोट हैंडलिंग की क्लास चली है, तो ये अल्लाह ताला ने आपका काम कबूल फरमाया है। पहली बार नहीं है जब लश्कर के कथित वाटर फोर्स की बात सामने आई है। इससे पहले हाफिज सईद का करीबी और लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह ने भी कहा था कि पाकिस्तान में कई ठिकाने हैं जहां लश्कर अपने आतंकियों को अंडर वाटर ऑपरेशन की खास ट्रेनिंग दे रहा है। मैं अल्लाह सच्चे को गवाह बना के कहता हूं, अल्लाह ने पाकिस्तान के हालात को भी बदल दिया है। 78 साल कोई मशरक से, कोई मगरब से, कोई जुनूब से, कोई शुमाल से हमला होता था। इंशाअल्लाह हालात बदले गए। 2025 का साल पाकिस्तान का फजाओं का शहजादा बनने का, और नोट कर लो ये 2026 है। इंशाअल्लाह ये खत्म नहीं होगा कि अल्लाह मेरे और आपके इस पाकिस्तान को समुद्रों का शहजादा भी बना देगा। इंशाअल्लाह समुद्रों में भी ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे गूंजेंगे, फजाओं में ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे गूंजेंगे। समुद्रों से, फजाओं से किसी दुश्मन को हमारी सालमियत को पारा पारा करने की इंशाअल्लाह जुर्रत नहीं होगी। अल्लाह तबारक तआला ये सारी जुर्रतें इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों से छीन रहा है। लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह दिन में सपने देख रहा है। भारत पर एक बार फिर समंदर या नदी के रास्ते आतंकी कार्रवाई करने की बात कर रहा है। एक बार फिर 26/11 के मुंबई आतंकी हमले जैसी साजिश रचने की बात कर रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि ये नया भारत है जिसने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कभी भी ऑन हो सकता है। परफेक्ट शॉट, परफेक्ट वर्क। ये अपने आंख, अपनी कान, अपना दिमाग खुला रखिए। मूविंग अहेड डिस्पाइट नोइंग द फियर। आपको पता है कि इस राह में चलने में मुझे गड्ढे मिलेंगे, लेकिन वहां चलना है तो चलना है, चलना है तो चलना है, चलना है तो चलना है। पीओके में ग्राउंड स्ट्राइक के लिए हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है। भारतीय फौज के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। इंडियन आर्मी ने इसका एक डेमो वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में भारतीय सेना ने दिखाया है कि दिन के उजाले में जब भारत हमला करेगा तो कैसा दृश्य दिखाई देगा। रात के अंधेरे में जब हिंदुस्तान की तोपें गरजेंगी
तब कैसा सीन दिखाई देगा। 1 मिनट 15 सेकंड का ये वीडियो इतना धमाकेदार है, सोचिए जब हिंदुस्तान पीओके में ऑल आउट अटैक करेगा तो मुनीर कैसे थर थर कांपेगा। हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल का सिलसिला फिर शुरू हो गया है, सायरन फिर से बजने लगे हैं। तो क्या ये तस्वीरें सीधे सीधे पाकिस्तान पर भारत की अगले अटैक की ओर इशारा कर रही हैं? मुनीर की टांगे तो अभी से सोचकर ही कांपने लगी हैं। आप इनसे ना निगोशिएट कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना कोई डिप्लोमेसी कर सकते हैं, ना कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट कर सकते हैं इनके साथ। ये फैसला कर चुके हैं कि हमने हेलकर पाकिस्तान को खत्म करना है अखंड भारत बनाने के लिए। आप इनको इस मकसद से पीछे नहीं हटा सकते। आपने जब भी इंगेज करना है हिंदू मुशरिकों के साथ तो इनकी इस जहनियत को सामने रखना है, इनके इस इरादों को सामने रखना। और अगर कोई शख्स ये समझता है जैसे पाकिस्तान में ऐसे नापाक और पलीत हुक्मरान गुजरे हैं पीछे जो इनसे 100 साल की दोस्ती करना चाहते थे, 100 years ऑफ पीस करना चाहते थे, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन बनाई थी बाजवा ने, इमरान ने, फैज ने और मोहित यूसुफ जैसे कादियानियों ने, जो पूरी कौम को धोखे में रख के ज़िबा करवाना चाहते थे हिंदू मुशरिकों के हाथों कि जी कश्मीर भी दे दो और इससे 100 साल की दोस्ती भी कर दो और इसको हिंदू राष्ट्र भी बनाने दो और अखंड भारत की तैयारी भी करने दो। जब आप इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि बहुत जल्द आप भी उसी तरह तबाह किए जाएंगे जैसे अहले गज्जा आज आजमाइश उठा रहे हैं। रिसेंटली हमें भारत की तरफ से जो कहा गया, उनके जाहिर है कि वो एक प्रेस ब्रीफिंग में थे उनके आर्मी चीफ, और उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अगर ऐसी कोई बात हुई तो दोबारा से अटैक किया जा सकता है। तो पाकिस्तान इस वक्त आपको नहीं लग रहा कि हर तरफ से घिर चुका है? वो तो है, वो तो देखे ना, अगर आपकी कोई कोहेरेंट कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी, अगर आप दूसरों के मफादात के तहत अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तो फिर इस किस्म की सिचुएशन तो बनेगी। जाहिर है भारत जो कंडीशंस लगा रहा है वो कंडीशंस ये मान नहीं रहे हैं, ये उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। जो वो कह रहे हैं कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोका जाए, या जो टेररिस्ट वो बताते हैं, नाम लेते हैं सबके जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, ऐसे नहीं कि कोई शरीफ लोग हैं, तो उनके ऊपर ये कोई कार्रवाई नहीं करते। तो वो फिर इनको करना चाहिए ना। देखे ना, जो टेररिस्ट जो होता है ना वो किसी मुल्क के लिए नहीं होता, वो टेररिस्ट वो इंटरनेशनल एक पर्सोना नॉन ग्राटा होता है। तो इनको एक्शन लेने चाहिए, कुछ इनको शो करना चाहिए कि हम सीरियस हैं इस मामले में, महज ज़बानी कलामी नहीं बल्कि कुछ करके दिखाएं। पाकिस्तान पैनिक में है, फियर में है, और ये नॉर्दर्न कमांड की इस तस्वीर से भी क्लियर है। तो क्या पीओके में मौजूद टारगेट्स को लॉक कर दिया गया है? हिंदुस्तान की सेना ने अचानक पीओके पर फोकस शिफ्ट नहीं किया है, आतंकियों को अचानक अपनी रेंज में नहीं लिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अचानक से आतंकवादियों की एक्टिविटी तेज हो गई है। हर रोज एक नया वीडियो आ रहा है और उसमें अब एक और नए वीडियो की एंट्री हुई है। पीओके के रावलाकोट के तत्रिनोट में एलओसी के बेहद करीब लश्कर की यूनिट JKUM ने एक साथ कई आतंकवादियों को बुलाया, टेंट लगाया, हर आतंकी के लिए टेबल कुर्सी लगाई और यहां पर सबसे जहरीली स्पीच दिलाई। स्पीच देने वालों में एक नाम लश्कर तैयबा का आमिर जिया का भी था, जो लश्कर का सीनियर कमांडर है। सुनिए ये क्या कह रहा है। हमारे पड़ोस में बैठा खाएगा पुजारी, आज जरूरत किधर से आ गई कि आज वो आजाद कश्मीर को फतह करने की बात करे। ये जुर्रत किसने दी? ये मेरा सवाल है डॉक्टर साहब आपसे भी और जनाबे रिजवान हनीफ साहब आपसे भी कि आज हमारी क़यादतें, आज हमारी सियासी क़यादतें कहां पे खड़ी हैं? ये तो बेस कैंप था, लेकिन ये कारोबारी मरकज बन गया। अब हम जिहादी जमातों को, अब हम सियासी जमातों को, अब हम दीनी जमातों को ये सोचना होगा कि हिंदुस्तान को तो फतह करना ही करना है, मकबूजा कश्मीर को तो आजाद करवाना ही करवाना है।
इस वीडियो में दो बातें गौर करने वाली हैं। पहली ये कि स्पीच देने वाला लश्कर का आतंकी ये खुद मान रहा है कि हिंदुस्तान पीओके में कुछ बड़ा करने वाला है, और दूसरी ये कि इसने अपनी स्पीच में एक दूसरे आतंकी रिजवान हनीफ का भी जिक्र किया और लश्कर के दोनों आतंकियों के वाटर ट्रेनिंग के दौरान भी मौजूद थे। आतंकी आमिर जिया के ठीक पीछे कुर्सी पर आप जिस आतंकी को बैठा देख रहे हैं, ये वही रिजवान हनीफ है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। इस तहरीक को जला बख्शी थी। कुछ दिन पहले पीओके में ही एक दूसरे लोकेशन पर इसी रिजवान हनीफ ने भी जहरीली तकरीर की थी और तब इसने खुल्लम खुल्ला कबूल किया था कि पाकिस्तान से ही लश्कर और जैश के आतंकी भारत में घुसपैठ करके खून खराबा करते हैं, और इसने ये भी कबूल कर लिया था कि आने वाले दिनों में ये घुसपैठ जारी रहेगी। रब्बे काबा की कसम है, इस तहरीक से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जाग रहे हो रिजवान, तेरा एक इशारा, अगर जाग रहे हो रिजवान भाई कदम बढ़ाओ, अगर जाग रहे हो। आपके सामने वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने कश्मीर की तहरीक के लिए अपने नौजवान मुजाहिदीन का खून गिराया है। आपके सामने वो बात कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह कश्मीर की तहरीक को न दबने देंगे, न झुकने देंगे और न कश्मीर से 1 इंच इंशाअल्लाह पीछे हटेंगे। ये कश्मीर इतनी आसानी के साथ हिंदू इस पर कब्जा कर ले, ये मुमकिन नहीं है। मोदी हमें आजाद कश्मीर पर हमले की धमकियां दे रहा है, उसको ये जुर्रत किसने दी? मोदी को ये पैगाम देते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज फायर लाइन है। बताओ एलओसी को मानते हो? नहीं मानते हम एलओसी को। इंशाअल्लाह इस एलओसी को दिन के उजाले में भी पार करेंगे, रात के अंधेरे में भी पार करेंगे। हालांकि भारत में घुसपैठ का मंसूबा पाले बैठे आतंकियों को ये गलती बहुत भारी पड़ेगी। अगर वो किसी तरह अंदर आ भी गए तो जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। रही बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, तो हिंदुस्तान अब पीओके में घुसकर लश्कर और जैश की कब्र खोदेगा। इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। इंडियन आर्मी को सीधे पीओके से आतंकियों की एक मूवमेंट की रिपोर्ट मिल गई है। इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक इस वक्त लश्कर का आतंकी नसर जावेद नए सिरे से आतंकियों को रिक्रूट कर रहा है। वो पिछले 2 हफ्तों में कई बार पीओके के मीरपुर, कोटली और पुंछ में दिखा है। इस आतंकी ने लश्कर के रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए 4 से ज्यादा रैलियां की हैं, 10 से ज्यादा क्लोज डोर मीटिंग्स की हैं। नसर जावेद को पीओके में लश्कर की नई यूनिट खड़ी करने का टास्क मिला है। सिर्फ पीओके नहीं, नवंबर 2025 में लश्कर के नसर जावेद और अब्दुल रऊफ ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 50 से ज्यादा रैलियां और सीक्रेट मीटिंग्स की। इसके अलावा लश्कर के जिस मरकज तैयबा को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तबाह किया था, वहां बहुत जल्द 2026 के टेरर ट्रेनिंग बैच के लिए आतंकियों के लिए एक सेरेमनी होने वाली है। इन आतंकियों को पहले से ही मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा चुकी है और होने वाली सेरेमनी में आतंकियों को डिप्लॉय करने का ऑर्डर जारी होगा। लेकिन इस वक्त जो हालात बनते दिख रहे हैं, उससे पाकिस्तानियों को लग रहा है कि आतंकियों की डिप्लॉयमेंट से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बम्बार्डमेंट कर देगा, पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देगा। तुम टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना जी। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया असर्ट कर रहा है कि खबरदार, तुम लोगों ने कश्मीर की बात की, ये मेरा इंटरनल मसला है।
खबरदार, आप लोगों ने कश्मीर की बात की, ये मेरा इंटरनल मसला है, ठीक है ना जी। इंडियंस आर गेटिंग टफ, इंडियंस बड़ा टफ हो रहे हैं फॉर ऑल दीज कंट्रीज।